हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके सामने चैप्टर एनवायरनमेंट क्लास 10th का डिस्कस करने जा रही हूँ। और हम ये चैप्टर डिफरेंट सैम्पल पेपर और एग्ज़ाम आइडियाज़ के थ्रू जो है वो डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। सो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूँ कि मेरे पास कौन कौन से सैम्पल पेपर और एग्ज़ाम आइडिया है। तो ये सबसे पहला जो है MTG का है, जो CBSE चैम्पियन फॉर 2024 एग्ज़ाम के लिए जो है वो MTG वालों ने रिलीज़ किया हुआ है। सेकेंडली जो है ये भी एक एग्ज़ाम आइडिया है और ये 2021 का एग्ज़ाम आइडिया है। ये एग्ज़ाम आइडिया बहुत अच्छा है और इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन और आंसर्स की एक्सप्लेनेशन दी हुई है। तो हम इसमें भी देखेंगे कि किस तरीके से आंसर्स जो हैं वो इस चैप्टर से रिलेटेड दिए हुए हैं। इसके बाद तो नेक्स्ट जो 10 ईयर का सॉल्व पेपर है इसमें, और ये भी MTG वालों ने रिलीज़ किया हुआ है। देन एक और एग्ज़ाम आइडिया है ये, एंड देन एवरग्रीन वालों का एग्ज़ाम आइडिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले मैं जो क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस कर रही हूँ इस MTG के 10 ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर से। इसमें एक्चुअली पिछले ईयर के जितने भी क्वेश्चंस आए थे चैप्टर एनवायरनमेंट के, वो बहुत अच्छे से दिए हुए और बहुत सिंपल जो है लैंग्वेज यूज़ की हुई है यहाँ पे। ये 2023 का एडिशन है, पर 24 का जो एडिशन है उसमें भी सेम क्वेश्चन मिल रहे हैं और उसमें भी वही आंसर जो है दिए हुए हैं। तो मैं इसी एग्ज़ाम आइडिया से स्टार्ट कर रही हूँ। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या दिया है। और फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एन इकोसिस्टम। तो आइए देखते हैं कि इसका आंसर आप कैसे लिख सकते हो। एन इकोसिस्टम इज डिफाइंड एज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बायोस्फीयर। इकोसिस्टम बायोस्फीयर का एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। तो इसकी डेफिनेशन अगर आएगी तो इतना ही आप लिखोगे। आगे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, डेफिनेशन में इतना ही काफ़ी है। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाई इज अ लेक कंसीडर्ड टू बी अ नेचुरल इकोसिस्टम। और ये क्वेश्चन जो है 2017 में पूछा गया है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है क्योंकि लास्ट ईयर ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ था। तो इसको आप कैसे आंसर लिखोगे। लेक इज एन इकोसिस्टम वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो रिप्रोड्यूस एंड इंटरेक्ट। लेक को एक इकोसिस्टम इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि लेक के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वहाँ पे रह के ग्रो करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, एज वेल एज विद द एबायोटिक कंपोनेंट। अब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने के साथ साथ में वह एबायोटिक कंपोनेंट जो है, जैसे वाटर एक एबायोटिक कंपोनेंट है, वाटर के अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन है, वो भी एक एबायोटिक कंपोनेंट है। उनके साथ कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट करती हैं एंड कैरी आउट अदर एक्टिविटीज इन नेचर बाय देमसेल्व्स विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस। एक लेक के अंदर रह के लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी लाइफ की अदर एक्टिविटीज़ को क्या कर रही है, कंप्लीट कर रही हैं और ह्यूमन की उसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होती है। इसीलिए लेक को एक नेचुरल इकोसिस्टम जो है वो बोला गया है। Third question is, in the following food chain, plants provide 500 joule of energy to rats. How much energy will be available to hawk from snake? और फूड चेन यहाँ पे कौन सी दी हुई है। प्लांट्स को कौन खा रहे हैं, रेट्स खा रहे हैं। रेट्स आर ईटन बाय स्नेक एंड स्नेक आर ईटन बाय हॉक। तो इस फूड चेन में आपसे पूछा हुआ है कि किस तरीके से एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। तो यहाँ पे जो रेट्स के पास एनर्जी है वो 500 जूल ऑफ एनर्जी जो है रैट्स के पास प्रेजेंट है। तो आप किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए, अब मैं आपको आंसर बताती हूँ। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन दिया है ये 10% लॉ के बेसिस पे क्वेश्चन है। और यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 10% लॉ किसने दिया था। तो रेमंड लिंडमैन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये 10% लॉ दिया था। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस सैम्पल पेपर में डायरेक्ट ही कितने परसेंट एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होगी स्नेक से हॉक की बॉडी में, तो डायरेक्टली दे दिया है, सोल्यूशन नहीं बताया हुआ है। तो मैं दूसरे सैम्पल पेपर से आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सो ये एक और सैम्पल पेपर है, इसमें भी सेम ही क्वेश्चन दिया हुआ है।
सेम फूड चेन यहाँ पे बनाई हुई है। प्लांट्स आर ईटन बाय रैट्स, रैट इज ईटन बाय स्नेक एंड स्नेक इज ईटन बाय हॉक। तो हॉक की बॉडी में कितने परसेंट एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होगी और किस तरीके से ट्रांसफर होगी। ऑन अप्लाइंग द 10% लॉ टू द फूड चेन, एनर्जी अवेलेबल टू स्नेक्स फ्रॉम रैट्स। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाया और यही फॉर्मूला आपको लगाना है अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है। 10% ऑफ 500, क्योंकि यहाँ पे 500 जूल एनर्जी दी हुई है रैट के पास। So 10/100 multiplied by 500 equal to 50 joule. So energy available to hawk from snakes equal to 10% of 50 joule equal to 10/100 multiplied by 50 equal to 5 joule. So जो हॉक की बॉडी को एनर्जी ट्रांसफर होगी स्नेक की बॉडी से, वो 5 जूल ऑफ एनर्जी जो है वो ट्रांसमिट होगी। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी 10% लॉ के बेसिस पे ही है। इन द फॉलोइंग फूड चेन 100 जूल ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल टू द लायन, हाउ मच एनर्जी वॉज अवेलेबल टू द प्रोड्यूसर। तो यहाँ पे ये फूड चेन दी हुई है, प्लांट्स को डियर खा रहा है, डियर को लाइन खा रहा है। तो यहाँ पे दिया कि 100 जूल ऑफ एनर्जी जो है वो लाइन के पास है। तो यहाँ पे अपोजिट जो पहले हमने क्वेश्चन किया था उससे बिल्कुल उल्टा है। यहाँ पे प्रोड्यूसर के पास पूछा हुआ कि कितनी एनर्जी जो है वो ट्रांसमिट होगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे भी 10% लॉ ही लगेगा। तो देखते हैं किस तरीके से इसका सोल्यूशन है। ये देखिए, एज पर 10% लॉ of flow of energy in an ecosystem, only 10% of energy is received by the next trophic level. Hence, in the given food chain, if 100 joule of energy is available to the line, the plants or the producers have 10,000 joule of energy available to them. आपको कुछ नहीं करना है, लाइन के पास 100 जूल है तो उसको 10 से मल्टीप्लाई करते जाना है। अगर आपसे प्रोड्यूसर की साइड से मीन्स आपको हाई ट्रॉफिक लेवल के बारे में पूछा हुआ है तो आप मल्टीप्लाई करोगे, और अगर हायर का प्लांट्स के पास एनर्जी दी हुई है और आपको जो है डियर या लाइन के पास पूछी हुई है तो आप 10 से डिवाइड करते जाओगे। तो आप सिंपली भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट टू बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ अ बायोस्फीयर। तो बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, जितने भी लिविंग कंपोनेंट है अर्थ के ऊपर वो बायोटिक कंपोनेंट है। सो टू बायोटिक कंपोनेंट ऑफ बायोस्फीयर आर, फर्स्ट इज प्रोड्यूसर, include organism which can produce their food using simple inorganic compound, for example all green plants, blue green algae, cyanobacteria etc. Second are consumer are also the biotic component, वो भी living ही है इसीलिए biotic component में इनको रखा हुआ है। include organism which are unable to synthesize their food, therefore utilize material and energy stored by the producer or eat other organism, for example all the animals. Next question, वाई आर ग्रीन प्लांट्स कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। तो ये तो आप सभी को पता है कि ग्रीन प्लांट्स को प्रोड्यूसर क्यों बोला जाता है। सिंपल क्वेश्चन है, green plants are called producers because they manufacture their own food with the help of carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll. Next is, in a food chain of frog, grass, insect and snake, assign trophic levels to frog. In a given food chain, frog belongs to the third trophic level. चलिए इस क्वेश्चन की मैं थोड़ी एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ कि ये बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन क्या होती है। तो यहाँ देखिए, इस फूड चेन से ही मैं डिस्कस कर देती हूँ। इस फूड चेन में ग्रास जो है वो लोअर ट्रॉफिक लेवल में आएगा। जैसे ग्रास से आप इंसेक्ट, फ्रॉग और स्नेक की तरफ जाओगे तो ये हाई ट्रॉफिक लेवल है। जब एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है किसी फूड चेन में फ्रॉम द लोअर टू हाई ट्रॉफिक लेवल, तो 10% एनर्जी का लॉस जो है वो एनवायरनमेंट में हो जाएगा और एनर्जी जो है वो कम ट्रांसमिट होगी फ्रॉम lower trophic level to high trophic level. मीन्स एज कंपेरिजन टू ग्रास, इंसेक्ट की बॉडी को कम एनर्जी जो है वो मिलेगी। बट अगर आप केमिकल्स लोगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट का देखोगे, तो जब आप लोअर ट्रॉफिक लेवल टू हायर ट्रॉफिक लेवल ट्रांसमिट होते हैं ये केमिकल्स, तो ये केमिकल्स बढ़ते चले जाते हैं। सो इस फूड चेन में सबसे ज़्यादा केमिकल्स का अमाउंट जो होगा वो स्नेक के पास होगा, ग्रास के पास सबसे कम केमिकल्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, लिस्ट टू एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम। सो टू एग्जाम्पल आप क्या लिख सकते हो नेचुरल इकोसिस्टम के। फर्स्ट जो है वो फॉरेस्ट एंड सेकेंड वन इज रिवर।
Question number 15. What is meant by the term biomass? Biomass is the total amount of living or organic matter in an ecosystem at any time. इसके बाद अब 2 मार्क्स की क्वेश्चन है और 2 मार्क्स के क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है लिस्ट 2 ह्यूमन मेड इकोसिस्टम। सो ह्यूमन मेड इकोसिस्टम जो है वो है द 2 ह्यूमन मेड इकोसिस्टम्स आर फर्स्ट इज एक्वेरियम एंड सेकेंड वन इज गार्डन। क्रॉप फील्ड भी आप लिख सकते हो, वो भी एक ह्यूमन बीइंग मेड इकोसिस्टम है। आफ्टर दिस द नेक्स्ट क्वेश्चन इज we do not clean a pond in the same manner as we do in the aquarium. Give reason to justify this statement. ये लास्ट ईयर जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था और ये टर्म 2 का 2021 और 22 का भी क्वेश्चन है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। We do not clean pond as we do in an aquarium because the waste generated in a pond is acted upon by the decomposers who convert them into simple soluble substances, whereas in aquarium the waste gets mixed with the water and left untreated due to the absence of decomposers. Next question is, in the following food chain, only 2 joule of energy was available to the peacocks. How much energy would have been present in grass? Justify your answer. ये क्वेश्चन फिर से 10% लॉ के बेसिस पे है, तो यहाँ पे फूड चेन, अलग फूड चेन दी हुई है। ग्रास होपर को ग्रास को कौन खा रहा है? ग्रास होपर को खा रहे हैं फ्रॉग को खा रहे हैं स्नेक और स्नेक को खा रहे हैं पीकॉक। तो यहाँ पे क्या पूछा है? 2 जूल ऑफ एनर्जी वॉज अवेलेबल टू द पीकॉक के पास जो है 2 जूल ऑफ एनर्जी है। तो आपको ग्रास के पास एनर्जी फाइंड आउट करनी है कि ग्रास के पास कितनी एनर्जी थी। In a given food chain, 20,000 joule of energy must have been present in the grass. This is because as per the 10% law of energy transfer, only 10% of energy is transferred to the next trophic level. तो यहाँ पे पीकॉक के पास 2 जूल ऑफ एनर्जी दी हुई थी, तो स्नेक के पास कितनी होगी? आपको 10 से मल्टीप्लाई करते जाना है। सो यहाँ पे 20 जूल होगी और फ्रॉग के पास कितनी होगी? तो 20 को आपने 10 से मल्टीप्लाई कर देना है तो 200 जूल। अब ग्रास हॉपर के पास कितनी होगी? तो 200 मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वल टू 2000 जूल। और ग्रास के पास कितनी होगी? तो 2000 को 10 से जब मल्टीप्लाई करोगे देन 20,000 जूल ऑफ एनर्जी। तो इसका आंसर है 20,000 जूल ऑफ एनर्जी। Next question is, what are decomposer? List 2 important roles they play in the environment. So decomposers क्या है? Decomposers are microorganisms including bacteria and fungi which decompose or break down the complex organic compound present in the dead plants and animals into simple substances. अब रोल क्या है? सेकंड जो पार्ट पूछा हुआ रोल पूछा हुआ है कि डिकम्पोजर का क्या रोल है। रोल ऑफ डिकम्पोजर इन एनवायरमेंट आर, first rule is they help in decomposing dead bodies of plants and animals and hence act as cleaning agent of the environment. Secondly, they help in recycling of materials in the ecosystem to maintain its stability. Now next question is question number 19. List 2 regions to show that the existence of decomposers is essential in an ecosystem. मीन्स जो डिकम्पोजर्स हैं उनका इकोसिस्टम में होना बहुत ज़रूरी है, तो उसके पीछे रीज़न बताना है। सो सी व्हाट आर द रीज़न बिहाइंड इट? The existence of decomposer in an ecosystem is essential because if there were no decomposer, then the dead bodies of plants and animals would keep lying as such as, and the elements constituting plants and animals' bodies would never be returned to their original pools like soil, air, and water. In such case, the organic waste go on accumulating, and the cycling process of life and death would be disrupted. Next question is,
State the reason any two possible consequences of elimination of decomposers from the earth. Means अगर decomposers को अर्थ से eliminate remove कर दिया जाए तो क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं इसके। सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिकम्पोजर से ये क्वेश्चन पक्का बनेगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मैं बोल रही हूँ यहीं से क्वेश्चन आएंगे, कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं आएंगे, एनसीईआरटी बेस्ड ही पे आपको पेपर आता है। तो अगर आप इन क्वेश्चंस को जो मैं डिस्कस कर रही हूँ इनको अगर लर्न कर लोगे तो जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन बनेंगे आप उनका आंसर लिख सकते हो। थोड़े से क्वेश्चन घुमा के आ सकते हैं बट आंसर जो है आपको यहीं से मिलेगा। सो देखिए, consequences of elimination of decomposers are there would be no recycling of nutrients and therefore raw materials to produce food will not be available to producers, hence the food chain will get affected. Second is the dead bodies of plants and animals which will go on accumulating in the absence of decomposition, thereby polluting the environment. सो ये इसका आंसर है, आप इस तरीके से इसका आंसर लिख सकते हो। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what does a trophic level represent in a food chain? State the position of autotrophs and herbivores in a food chain. तो ट्रॉफिक लेवल्स क्या होते हैं? ट्रॉफिक लेवल्स represent each step in a food chain. Each step in a food chain इज कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल। यहाँ पे थोड़ा टफ करके दिया हुआ है तो मैं सिंपल करके आपको बता देती हूँ कि ट्रॉफिक लेवल जो है एक फूड चेन में जितने भी स्टेप हैं, ईच स्टेप इन अ फूड चेन इज कॉल्ड अ ट्रॉफिक लेवल। सो यहाँ पे थोड़ा घुमा के दिया हुआ है इसका आंसर, तो ये इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो आफ्टर दिस द सेकेंड पार्ट का जो आंसर है, द पोजिशन ऑफ प्रोड्यूसर्स जिनको ऑटोट्रॉप्स भी बोला जाता है इन अ फूड चेन कंस्टिट्यूट द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। याद रखना है प्रोड्यूसर्स हमेशा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में आएंगे। और क्यों आते हैं फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में? क्योंकि प्रोड्यूसर अपना खाना खुद बना सकते हैं। फूड चेन में प्रोड्यूसर ही हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, इसीलिए इनको फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में रखते हैं। दे फिक्स अप सन एनर्जी एंड मेक इट अवेलेबल फॉर कंज्यूमर। The herbivores or primary consumer constitute the second trophic level in a food chain.